रात में 3 बजे के आसपास बाबा जी की आंख खुली तो देखा शंकरिया उनके चिमटे से धड़ाधड़ उनके ऊपर वार कर रहा है। हड़बड़ा गए, बगल में देखा कूनू खून में लथपथ पड़ा है। दोस्तों, आज हम ऐसे सीरियल किलर की बात करने जा रहे हैं जिसने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 70 हत्याओं को अंजाम दिया। उसके दाहिने हाथ पे ओम गुदा हुआ था, पीछे की तरफ मोर एक बना हुआ था। मर्डर करने के बाद स्नान और बीड़ी पीना, कूलर एसी पंखे होते नहीं थे, गर्मियों में लोग बाहर सोते थे, तो लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया। ये कनपटिया वाला क्या था? सारे मर्डर कनपट्टी में मारता था क्योंकि इसको पता नहीं किसी ने बता दिया था। फिर जैसे ही एक साधु की फिर से हत्या हुई तो लोगों ने कहा ये साधु पूरणनाथ, साधु प्रेमगिरी, साधु, इस साधु का क्या कनेक्शन है? प्लस वो जो 5 लोग मरे थे, उसका बचपन कैसा था और क्राइम में उसकी एंट्री कैसी हुई? माँ को पता ही नहीं लगता था क्योंकि वो अंधी थी। क्या आदमी था भाई साहब, ये क्या? और जो पहला अटैक था पूरबनाथ, उसने क्यों नाम लिया था शंकरिया से? उसके क्यों जान पहचान थी? वो खुलासा हुआ वो एक्चुअली ये हुआ। तो खोजी आया, उसने कान में कहा कि साहब ये तो शंकरिया की खोज लग रही मुझे। कौन है शंकरिया? और एक घटना में ये 4 लोगों को मारता है। यानी मतलब लगातार फिर एक लगातार बंच में 7-8 मर्डर। बिल्कुल। वहाँ गुरुद्वारे में इसको सिर्फ 2 रुपए मिले, 4 हत्याएं। बताइए, ये इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर है जो आपसे सुन रहा हूँ। इसकी कहानी अभी तक न सुनी न सुनाई गई। उसने कहा मैंने लोगों को कौड़ियों के भाव मारा है, और फांसी पर जब वो जा रहा था तो उसके आखिरी वर्ड्स थे कि कोई दूसरा शंकर न बने। नमस्कार, आज तक रेडियो के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप देख और सुन रहे हैं अपना पसंदीदा शो क्राइम ब्रांच। दोस्तों, आज हम ऐसे सीरियल किलर की बात करने जा रहे हैं जिसने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तीनों राज्यों में कुल मिलाकर 70 हत्याओं को अंजाम दिया। इस पर एक किताब लिखी गई है। इस किताब का नाम है इंडिया मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर, और ये किताब लिखी है राकेश गोस्वामी ने। राकेश गोस्वामी पूर्व पत्रकार हैं, फिलहाल आईएमसी में प्रोफेसर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। तो ये जो इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर आपने किताब लिखी है, ये किताब है शंकरिया कनपटी मार पर। तो ये कौन था? सबसे पहले तो ये बताइए। सबसे पहले अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आपका ये बहुत लोकप्रिय पॉडकास्ट है। शंकरिया कनपटी मार दरअसल गंगानगर ज़िला है राजस्थान के बिल्कुल नॉर्थ में, जो कि पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है, और उसके नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो वहाँ पे एक श्री करणपुर नाम का कस्बा है। वहाँ पर एक मोहल्ले में एक व्यक्ति रहता था जो खेती का काम करता था। वो खेती में मजदूरी करता था। रजीराम कुम्हार जाति का कुम्हार था। उसकी बहुत दिन तक शादी नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे वैसे नहीं थे। बाद में कुछ लोगों ने तरस खा के एक अंधी औरत से उसकी शादी कराई जिसका नाम था कस्तूरी। रज्जीराम और कस्तूरी का सबसे बड़ा बेटा शंकर, जिसको चूंकि गांव में आप जानते हैं कि नाम बिगाड़ने का चलन होता है, तो शंकर था, शंकर, शंकरिया, शंकरिया, शंकरिया होता चला गया। तो ये तो था शंकरिया। कनपटी मार कैसे बना? जब वो बाद में सीरियल किलर बना, जब उसने हत्याएं शुरू करी, तो सारी हत्याओं में एक जो मोडस ऑपरेंडाई में एक कॉमन चीज़ आती थी कि हर मरने वाले के कनपटी पर चोट की गई थी। इसलिए जो तत्कालीन एसपी थे, एसपीएस राठौर, जिन्होंने बाद में उसको गिरफ्तार भी किया, तो उन्होंने उसको कनपटी मार का नाम दिया। तो इस तरह से शंकरिया कनपटी मार बन गया। शंकरिया कनपटी मार। अच्छा, तो इसका जो सबसे पहला जो इसने अटैक की हमला किया था बाबा पूरबनाथ पर, किस तरह से वो केस था? किस तरह से पेचीदा हो गया था? क्या केस था? वो कैसे अटैक किया था? देखिए, शंकरिया ने बाबा पूरणनाथ नाम का एक बाबा था जो कि एक किसी के खेत में प्याऊ चलाता था। मतलब गर्मियों में जो लोग उधर से गुजरे उनको पानी पिला दे। कुछ उस जो खेत का मालिक था उसने कुछ चारपाइयाँ भी दे रखी थी कि कभी कभी कोई मुसाफिर उधर से निकले, रात हो जाए, देर हो जाए, तो आप उसको रात में वहाँ रुकने का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। और उसका एक छोटा सा 12 साल का भतीजा था, कूनू। बाबा पूरणनाथ और कूनू एक साथ रहते थे। दिन भर प्याऊ में लोगों को पानी पिलाते थे। शाम को कभी कोई आ गया तो उसको चारपाई ऑफर कर देते थे। और इस बीच में कोई मौका लगता था तो बाबा जी गांव में जाके भिक्षा मांगकर आटा भी ले आया करते थे। इसी आटे से उनका जीवन यापन होता था। रोटी बना ली, प्याज को जो है हथेलियों के बीच में कुचल लिया, नमक डाल दिया और प्याज और रोटी खा लिया।
तो एक दिन शाम को लगभग 7 बजे बाबा पूरननाथ शाम की अपनी आरती करने के लिए तैयारी कर रहे थे। इतने में कूनू जो है अपना बाकी काम कर रहा था, बिस्तर वगैरह लगाना। तो कूनू ने देखा कि उनके जो जहाँ रहते थे वहाँ एक अरहर के यूपी बिहार में जहाँ भी अरहर बहुत होती तो अरहर के डंडे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। तो अरहर के डंडे से एक दरवाज़ा बना था, उसने उसको ऐसे उठा के खिसकाया और अंदर घुसने लगा। तो कूनू ने उसको देखा, क्योंकि पहले कभी देखा नहीं था उसने। तो आंखों आंखों में उसने पूछने की कोशिश करी कौन। इतने में बाबा ने उसको देख लिया, तो बाबा ने कहा आण दे। बाबा ने इशारा कर दिया तो कूनू फिर अपने काम पे बिजी हो गया। ये जाके बैठा तो एक पीपल का पेड़ था, उसके नीचे बाबा जी अपने पूजा पाठ की तैयारी कर रहे थे। ये वहाँ उकड़ू जाके बैठ गया और इंतज़ार करने लगा कि बाबा की पूजा पूरी हो जाए। इस बीच में कूनू ने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों कोई चीज़ बातचीत नहीं कर रहे हैं। कौन दोनों? बाबा पूरननाथ और शंकरिया। वो शंकरिया था जो वहाँ पहुँचा था। तो लेकिन उसने कहा कि भाई एक तरफ चूंकि बाबा ने आने को कहा है तो इससे लगता है कि बाबा इसको पहचानता है, लेकिन फिर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। पूजा पाठ खत्म हुई तो उस पूजा पाठ के बाद उसने कूनू से कहा कि खाना ले आ। अब जैसे ही बाबा ने खाना मांगा तो कूनू परेशान हो गया। उसने कहा कि रोटियां तो 4 हैं, ये एक नया खाने वाला आ गया। तो उसने 2 रोटी अपने लिए बनाई थी, 2 बाबा जी के लिए बनाई थी। उसने ला के रखी तो बाबा जी ने अपनी ही प्लेट में शंकरिया को भी खाने को ऑफर कर दिया कि ले इसमें तू भी खा ले। इससे कूनू को लगा कि थोड़ा अंतरंगता ज़्यादा है। उसके बाद भी वो जब उसने कहा कि भाई एक चारपाई इसके लिए भी बिछा दे, चारपाई बिछा दी, लेकिन इस पूरे दरमियान 2-3 घंटे शंकरिया ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। बाद में पता लगा कि शंकरिया इंतज़ार कर रहा था कि बच्चा सो जाए तो हम बात करें। तो जब वो सो गया तो उसने सुना कि आपस में कोई बात, तो उसने खाली इतना सुना कि शंकरिया तू इत्थे क्यों आया। फिर वो सोने चला गया और ये लोग देर रात तक बात करते रहे। रात में 3 बजे के आसपास बाबा जी की आंख खुली तो देखा शंकरिया उनके चिमटे से धड़ाधड़ उनके ऊपर वार कर रहा है। हड़बड़ा गए, बगल में देखा कूनू खून में लथपथ पड़ा है। तो ये चिल्लाने को हुए कि मैं रौला मचाऊंगा, रौला मचाऊंगा। तो जैसे ही इन्होंने कहा मैं रौला मचाऊंगा, वो वहाँ चिमटा छोड़ के भाग गया। ये शंकरिया का जो रिपोर्टेड पहला केस था, जो हालांकि बाबा जी सर्वाइव कर गए, कूनू भी सर्वाइव कर गया, लेकिन पहला रिपोर्टेड केस था जब पुलिस के रिकॉर्ड्स में पहली बार शंकरिया किसी हत्यारे के रूप में या अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में दर्ज हुआ। तो नहीं, तो ये बाबा पूरबनाथ ने ये बताया होगा ना इंट्रोगेशन में कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या किया था? हाँ, तो बेसिकली ये जब अगले दिन पुलिस आई, अस्पताल में गई बयान लेने, इनका पूछा कि कौन था, तो बाबा ने कहा कि वो सोहन लाल है गांव में, उसकी इस खेत पे नज़र है, उसी ने किसी को भेजा है। तो कूनू को लगा कि ये तो वहाँ तो शंकरिया बोल रहा था, यहाँ कुछ और बोल रहा है। उसने कहा खैर मुझसे क्या, छोटा बच्चा है। फिर बयान वगैरह दर्ज हो गए, मुकदमा दर्ज हो गया और कुछ दिन ये दोनों अस्पताल में रहे। उसके बाद डिस्चार्ज हो गए। डिस्चार्ज होने के बाद जब जब कहीं कोई चोर पकड़ा जाता तो पुलिस इनको बुलाती कि बाबा जी चलो पहचानो, ये तो नहीं था। तो 2-3 बार होने के बाद ये थोड़ा इरिटेट होने लग गए बाबा जी, और बच्चे ने एक दिन कह दिया कि वो तो उस दिन तो शंकरिया का नाम आप ले रहे थे। पुलिस वाले ने सुना, उसने कहा ये शंकरिया कौन है? तो उसने कहा साहब उस दिन मैं, देखिए मेरे ऊपर हमला भी हो रखा था, दवाइयों का असर था, तो मैं थोड़ा सा दिमाग मेरा ठीक नहीं था, इसलिए मैंने गलत नाम लिखवा दिए थे। दरअसल 3 लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया था, शंकरिया, पूर्णिया और नथिया। फिर उसने झूठ बोला, शंकरिया, पूर्णिया और नथिया 3 नाम बताए। और फिर वो वही कि कहीं कोई पकड़ा जाता तो इनको बुलाया जाता, चलो पहचान करो। ये कहते नहीं साहब ये नहीं है। ये करते करते फरवरी में 18 फरवरी 1973 को की रात में इसके ऊपर हमला हुआ था। 24 मई 1973 को पुलिस भी आजिज़ आ गई, ये भी आजिज़ आ गए, कोई कॉपरेट नहीं कर रहे थे, तो बशर्ते उन्होंने मामला बंद कर दिया। ठीक है, तो ये पहला अटैक ये पहला अटैक था, बिल्कुल। उसके बाद फिर कहाँ अटैक किए? उसके बाद फिर ये फरवरी की बात थी, और जैसे तमाम घटनाएं होती, कभी एक घटना हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर था, पुलिस ने जांच करी, बंद हो गया, कोई ज़्यादा इस पर शोर नहीं मचा। लेकिन अगले महीने मार्च 1973 में 5 दिन में 5 हत्याएं हुई। अच्छा। करणपुर कस्बे में। अच्छा। करणपुर कस्बे में 5 दिन में, राजस्थान, गंगानगर का एक कस्बा है टूवर्ड्स पाकिस्तान। तो वो 5 हत्याएं, जब 5 दिन में 5 हत्याएं हुई तो फिर पूरे प्रदेश में बवाल मच गया। पहली बार अखबारों में, जयपुर के अखबारों में खबरें छपी
कि गंगानगर में 5 दिन में 5 हत्याएं। और ये 11 मार्च को विधानसभा चल रही थी। विधानसभा में कुछ जो एमएलएज थे गंगानगर में मैं आपको बताऊं अरविंद जी कि उस वक्त और आज भी वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टियों का बहुत इम्पैक्ट है। तो सीपीआई के एमएलएज थे ज़्यादा वहाँ पे, सीपीआई के, सीपीएम के। उन एमएलएज ने वहाँ पर ये मामला उठाया। उनका अध्यक्ष महोदय, गंगानगर में हाहाकार मचा हुआ है, लोग भय के मारे परेशान हैं, लोगों ने ट्रेन से सफ़र करना बंद कर दिया है, लोग बाज़ार नहीं जा पा रहे हैं, बाहर सोते नहीं हैं, ये क्या कर रही है सरकार। ऐसे 2-4 एमएलएज ने किया। तो मतलब उस वक्त इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया सरकार के ऊपर कि उसमें मुख्यमंत्री थे बरकतुल्ला खान। उन्होंने अपने गृह मंत्री को कहा कि भाई कुछ तो करो इसको डिफ्यूज़ करने के लिए। तो गृह मंत्री जो थी वो थी कमला बेनीवाल, जो बाद में गुजरात की गवर्नर बनी। कमला बेनीवाल ने खड़े होकर हाउस पे अनाउंस किया कि हम इस घटना से बहुत चिंतित हैं और हम जयपुर से सीआईडी टीम भेजेंगे गंगानगर इसकी जांच के लिए। साथ में उन्होंने 500 रुपये का इनाम घोषित किया। अच्छा, उस वक्त 500 रुपये। अब मैं आपको बताऊं, 500, आप आज के दर्शकों को लग सकता है 500 रुपये तो बहुत छोटा अमाउंट है, लेकिन 1973 में सोना 250 रुपये का तोला था। तो अगर आज सोना लगभग 1.5 लाख का है तो उस लिहाज से देखें तो आज की तारीख में अगर गणित करेंगे तो लगभग 3 लाख का उसके ऊपर इनाम घोषित किया गया। ये बहुत बड़ा अमाउंट था, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं था क्योंकि उसी समय एक यहाँ दिल्ली में कस्तूरबा गांधी मार्ग पे एक 52 वर्षीय महिला का मर्डर हुआ था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने 1000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अच्छा, तो आप देखिए कि एक तरफ 5 मर्डर्स पे 500 का इनाम और एक मर्डर पे 1000। जाहिर सी बात है यहाँ जो महिला थी वो इन्फ्लुएंशियल थी। एक चतुर्वेदी साहब थे, सुप्रीम कोर्ट लॉ जर्नल के चीफ एडिटर थे, उनकी पत्नी थी, करजन रोड पे रहती थी। वो गंगानगर वाले गरीब लोग थे, उनको कोई जानने वाला लुटियंस का इलाका। जी जी जी। तो इनाम की घोषणा हो गई। तो उस समय विधानसभा में थोड़ा चीज़ें सेटल हो गई। लोगों ने कहा ठीक है, सरकार गंभीर है, इनाम भी घोषित कर दिया है, ये भी कहा है कि यहाँ से टीम जाएगी इन्वेस्टिगेट करने। ये मामला रफा दफा हो गया और इस बीच में गंगानगर में शांति हो गई। अप्रैल मई 2 महीने तक बिल्कुल शांति रही। तो जैसे होता है पुलिस में और सरकार में, अफसर लोग कहने लगे देखा इनाम घोषित करते ही हवा खराब हो गई, भाग गया, जो भी था वो भाग गया, अपनी पीठ थपथपाने लग गए। इनको ये नहीं पता था कि ये किलर बड़ा खतरनाक था। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट से जब ये अपनी पीठ थपथपा रहे थे तो दरअसल वो पंजाब और हरियाणा में लोगों को मार रहा था। अच्छा, तो फिर कैसे पंजाब? तो ये सब बाद में जब वो पकड़ा गया, जब सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तब पता लगा। उस वक्त तो नहीं पता था कि वो कहाँ है, कौन है। ये भी नहीं पता था कि किलर अकेला है, 2 हैं, गैंग है, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, जवान है, कुछ नहीं पता था। तो लेकिन जून में उसने आके फिर एक बाबा जी की हत्या कर दी, बाबा प्रेमगिरी, सादुल शहर में, गंगानगर में। तो अप्रैल मई में जब लल रहा, थोड़ा सा ठंडा रहा मामला, तो पुलिस भी ठंडी पड़ गई थी। फिर जैसे ही एक साधु की फिर से हत्या हुई तो लोगों ने कहा ये साधु पूरणनाथ, साधु प्रेमगिरी, साधु, इस साधु का क्या कनेक्शन है? प्लस वो जो 5 लोग मरे थे मार्च में, उनमें से भी 2 साधु थे। तो लोगों ने कहा कि ये साधु का कनेक्शन है, मतलब ऐसा कौन है किलर जो साधुओं को मार रहा है और क्यों मार रहा है? साधुओं से तो सामान्यतः किसी की दुश्मनी नहीं होती, साधु तो वैसे ही मोह माया छोड़ के और संसार से अलग होके, तो उनको कोई क्यों मारेगा? ये बाद में जब जांच हुई और पूरा केस खुला तो पता लगा कि वो साधुओं को मारता था क्योंकि साधु हमेशा अकेले रहते हैं। अच्छा। सामान्यतः सुनसान जगह पर रहते हैं। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को मारोगे जो अकेला होगा, सुनसान होगा, तो आपके पास कोई विटनेस नहीं बचेगा, किसी ने आपको देखा नहीं होगा। तो वहां से इसने अपनी शुरुआत करी। तो ये बाबा साधु पर करते हैं। अब वो कैसे खुलासा किया वो अगले पीढ़ी में जाएंगे। हम शंकरिया के बचपन की बात कर लेते हैं। उसका बचपन कैसा था और क्राइम में उसकी एंट्री कैसे हुई? तो शंकरिया, जैसे मैंने आपको बताया कि रज्जीराम कुम्हार और कस्तूरी का बड़ा बेटा, उनके 8 बच्चे थे, ये सबसे बड़ा था। और रज्जीराम अपने पिता गोवर्धन कुम्हार के साथ दोनों लोग दूसरों के खेतों में काम करते थे। माँ अंधी थी, घर में अपना खाना पीना बनाती थी। ये जब बहुत छोटा था तब से इसको बर्फ़ खाने का बहुत शौक था। गांव में जो साइकिल पे बर्फ़ बेचते हैं लोग, भोंपू बजा बजा के, और उस समय तो बार्टर सिस्टम था, एक डलिया गेहूं ले आइए, एक बर्फ़ ले जाइए। तो गांव में तो करेंसी थी नहीं,
तो इसने अपने घर से गेहूं चुराकर बर्फ खाना शुरू किया। माँ को पता ही नहीं लगता था क्योंकि वो अंधी थी। घर में जब माँ बाप, वो जो पिता और दादाजी आते थे, उनको भी नहीं पता लगता था कि एक बोरी गेहूं में से एक डोलची निकल गई तो किसको पता लगेगा। फिर इसके बाद इसने गांव में जो किराने की दुकान थी वहां जाकर कंपट खाने शुरू करी। वहां भी जाके कुछ दे आता था, कभी घर से कोई बर्तन उठा के लेके दे आया। बनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसको तो सौदा हो रहा है, तो उसने भी कभी नहीं बताया। ये सब करते करते उसका हौसला इतना बढ़ गया कि उसके घर के सामने एक बाबा रामदेवरा का मंदिर था। रामदेवरा जो है ये राजस्थान के एक लोक देवता है और इनका स्थान बहुत बड़ा जैसलमेर में है। रामदेवरा का मेला लगता है। तो रामदेवरा का मंदिर था, इसने मंदिर के डोनेशन बॉक्स से जाके एक दिन पैसे चुरा लिए। तो पुजारी ने इसको पकड़ लिया। छोटे से गांव में कितना कोई भीड़ तो होती नहीं, पुजारी ने देख लिया, पकड़ लिया। छोटा बच्चा था ये, तो ले जाके इसके पिता को शाम को कहा कि रजीराम अपने मुंडे नु संभाल, इन्हें मंदिर से चोरी की है। वहाँ पंजाबी बोली जाती है। गंगानगर में आप जानते होंगे कि वहाँ चूंकि पंजाब का बॉर्डर है तो पंजाबी बोली बहुत बोली जाती है। तो रजीराम ने उसको डांटा डपटा, जैसे होता है बच्चे को डांटा, भाई ये क्या कर रहा है, तो ये तो पाप है, मंदिर में चोरी करेगा तो उसने कहा नहीं साहब नहीं करूँगा। अब ये वो मार पीट के उसको कर दिया। फिर इसने एक बार फिर से चोरी करी मंदिर में, फिर वो लेके आए। तो फिर इसने इस बार रजीराम ने उसके 2-4 उसका ट्रीटमेंट किया और धूप में खड़ा कर दिया। पहले जो सजाएं होती थी, जो 2 झापड़ मारे, धूप में खड़ा रहेगा दिन भर, लेकिन वो सुधरा नहीं। यहीं से उसके अंदर एक अपराध का बीज बोया जा रहा था, खुद वो हो रहा था। फिर एक बार गांव में एक चोरी हो गई, तो लोगों ने कहा हो ना हो ये शंकरिया का काम है। तो शंकरिया को पकड़ा गया। उस गांव में चोरी क्या हुई, घर में एक कोई मेघवाल फैमिली थी, वो कहीं बाहर गए हुए थे, लौट के आए तो उन्होंने देखा घर खुला हुआ है और पैसे गायब हैं। पैसे कितने थे? 15 रुपये 20 पैसे और 23 सेर गेहूं, ये दोनों चीज़ गायब थी। तो उन्होंने बुलाया कि भाई शंकरिया होगा। शंकरिया को बुलाया गया। शंकरिया ने तुरंत 2 झापड़ पड़ते, कहाँ साहब मैंने किया है, कहाँ है पैसे, ये पैसे। और गेहूं तो मंडी में बेच दिया, 7 रुपये उसके बचे हुए हैं, बाकी खा गया। तो लोगों ने कहा अब तो इसको पुलिस को बताना पड़ेगा। तो गोवर्धन कुमार जो उनके दादाजी थे, उसने बहुत रिक्वेस्ट करी कि छोटा बच्चा है इसका, पुलिस में जाएगा, पुलिस वाले जानते हो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं। वो कहा नहीं साहब कई बार हो गई घटनाएं, पुलिस को बताना ज़रूरी है। तो तब इसके खिलाफ पहला मुकदमा चोरी का 4 जून 1964 को, जिस वक्त इसकी उम्र 18 साल थी, वो पहला चोरी का मुकदमा दर्ज हुआ। उसका ट्रायल चला, इसको सज़ा हो गई, 8-10 दिन ट्रायल चला और इसको सज़ा हुई। तो सज़ा में मजिस्ट्रेट ने देखा कि ये छोटा सा बच्चा है, चोरी का मामला है, पहला मुकदमा है, तो इसको कोई गंभीर सज़ा तो देंगे नहीं। उन्होंने सज़ा के रूप में कहा कि ये दिन भर सुबह से शाम तक कोर्ट में खड़ा रहेगा। अच्छा, ये इसकी पहली सज़ा थी। ये वहाँ से निकल के आया और ये जून की बात थी, 4 जून 64 की बात है। 12 दिन बाद ही इसने दूसरा हाथ मार दिया, दूसरे जने के घर पे चोरी कर दी। अब तो चूंकि पुलिस का केस हो चुका था, फिर पुलिस में गया, मुकदमा लिखा गया, ट्रायल हुआ, इसका सज़ा हुई 1 महीने का रिगरस इम्प्रिजनमेंट। और इसको पहले गंगानगर की करणपुर की सब जेल में रखा गया, फिर 1 महीने वहाँ रहा। वहाँ पहली बार इसकी जेल में मुलाकात हुई एक सुभाष नाम के शख्स से। छोटा बच्चा था, लोग खेलते थे उससे। जेल में आप जानते हैं छोटे बच्चे चले जाते हैं तो किस किस तरह के खेल होते हैं, है ना। तो वहाँ गया। उसके बाद वहाँ से जब 1 महीने की सज़ा पूरी करके आया, अक्टूबर 64 में बाहर आया। जिस दिन बाहर आया उसी दिन फिर रात में चोरी कर ली। अरे फिर उसमें लेकिन पकड़ा नहीं गया। फिर 15 दिन बाद, यानी इसने जून 64 से लेके अक्टूबर 64 के बीच में 4 चोरियां कर ली। 4 इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए, ये जेल जा आया। और ये तो खैर बड़ी बात तो थी, लेकिन इससे भी बड़ी बात थी कि पुलिस ने इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खोल दी। आप सोचिए 18 साल की उम्र में 4 बार मुकदमा दर्ज हो चुका है, 1 बार जेल जा चुका है और इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट, एक थाने का हिस्ट्री शीटर बन गया ये। जो मुझे समझ में आया कि जेल जाने से रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा, मुझे लगता है उसके बाद और बिल्कुल डेस्परेट हो गया। हम बाद में जानेंगे कि इसमें किलर बनने की जो इंस्पिरेशन थी
वो पहली सुभाष की मुलाकात से हुई। अब आगे आप जैसे बात नहीं, करेंगे तो अब जब ये जो जांच हुई इस केस की जांच में ब्लैक दिसंबर का भी नाम सामने है। ब्लैक दिसंबर क्या नाम तो? हाँ, ब्लैक दिसंबर दरअसल उस वक्त ये 73-74 की बात है। 73 के समय अखबारों में बहुत तेजी से एक गुरिल्ला ग्रुप ब्लैक दिसंबर के नाम से चर्चा में था, जो कि अमेरिकन डिप्लोमेट्स को निशाना कर रहा था, अमेरिकी नागरिकों को निशाना कर रहे थे। और इसी से मिलता जुलता एक ब्लैक सितंबर जो कि पाकिस्तान का ग्रुप था। तो ये दो, एक आप टेरर ग्रुप तो कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन ये ऐसे ग्रुप्स थे जो कुछ घटनाएं होती थी और वो चिट्ठियां भेजते थे हाथ से कि ये ब्लैक दिसंबर ने किया है या ये ब्लैक सितंबर ने किया है। तो असेंबली में बात उठी कि भाई इतना हंगामा हो रहा है, 5 दिन में 5 हत्या हो गई, तो किसी एमएलए साहब ने पूछा कि कहीं ये ब्लैक सितंबर का कांड तो नहीं है, उसका हाथ तो नहीं इसमें। तो लोगों ने कहा अरे ब्लैक सितंबर, मतलब ब्लैक सितंबर सुनते कहाँ अमेरिकी नागरिक, कनाडाई नागरिक टारगेट हो रहे हैं, कहाँ राजस्थान का भी एक छोटा सा ज़िला, उसका एक छोटा सा कस्बा, उसके गांव में 5 लोगों को ब्लैक दिसंबर सितंबर कहाँ से आ जाएगा। तो वो थी। और उसके आने के पीछे कारण ये भी था अरविंद जी कि एक वहाँ पे गंगानगर पत्रिका नाम का अखबार निकलता था, लोकल अखबार गंगानगर का। उसके संपादक थे हरिस्वामी शिल्पी। उनके पास एक चिट्ठी आई थी हाथ से लिखी हुई, लाल स्याही से लिखी हुई, जिसमें लिखा था कि जितनी भी हत्याएं हो रही हैं, आप ये क्यों लिख रहे हो कि अज्ञात हत्यारा है, आप ये लिखो कि ब्लैक सितंबर इसको कर रहा है। तो वो एक तरह से क्रेडिट लेने के लिए। और बाद में जब वो कागज़ पुलिस अफसरों के पास गया तो उसमें वो जो कम्युनिस्टों का निशान होता है वो भी लगा हुआ था। तो ये भी सोचा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई नक्सल एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तरह तरह की बातें हो रही थी। तो उस रेफरेंस में ब्लैक दिसंबर और ब्लैक सितंबर का नाम आया था। चलिए अब आ जाते हैं शंकरिया के इन्वेस्टिगेशन पर। तो कोई कुबड़ी महिला के भी पीछे पुलिस लगी थी, क्या रोल था? बिल्कुल हुआ ये कि ये जब मई में मार्च में घटनाएं हुई, कई घटनाएं हो गई, जून में प्रेमगिरी का हो गया, तो वहाँ नए एसपी साहब आए, एक एसपीएस राठौर नाम के एसपी आए। और उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बर्दाश्त नहीं करूँगा। होता है ना, नए नए कप्तान साहब आते हैं, सारे SHOs को बुलाया, तुम्हारे यहाँ फलाने मामले लंबित हैं, तुम्हारे यहाँ ये लंबित है, कोतवाली वाले ने क्यों नहीं सॉल्व किया, ऐसे करके। तो उन्होंने थोड़ा अपना वो किया और कहा कि ये केसेस अब नहीं होने चाहिए। लेकिन केसेस बंद नहीं हुए। आप देखिए कि मार्च में हुआ, अप्रैल मई में लल रहा, जून में हुआ, जून जुलाई अगस्त कोई केस नहीं हुआ। सितंबर में 3 घटनाएं घटी। और सितंबर की घटनाएं जो है वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक थी। एक, गुरुद्वारे में 2 लोगों को मारा, गुरुद्वारे में घुसा, 3 लोग सो रहे थे, वहीं पे एक कस्सी पड़ी थी, उसने उठाया, तीनों को एक एक करके मारा। अंदर जाके ढूंढा, एक कमरे में 700 रुपये मिले, दूसरे कमरे में 400 रुपये मिले, जिसमें से 300 तो नोट थे और 100 रुपये चिल्लर थे। फिर उसके बाद अगली घटना उसने की, एक गांव में गया, वहाँ पर एक गुरुद्वारे में एक व्यक्ति को मारा, और उसी गुरुद्वारे के बगल में एक घर था, वहाँ एक स्वरण सिंह नाम का व्यक्ति था, उसकी पत्नी थी, उसकी बेटी थी, तीनों को मारा। तो सितंबर में उसने करीब 8-9 लोगों को मारा। अब देखिए, मार्च अप्रैल मई 0, जून 1 मर्डर, जुलाई अगस्त 0। तो जब जुलाई अगस्त में कुछ नहीं हुआ तो नए एसपी साहब भी, कप्तान साहब भी थोड़े ढीले पड़ गए। सितंबर में जो हुआ, मतलब वो एक तरह से उसके पूरे आपराधिक इतिहास में सबसे बड़ी घटना थी कि 3 केसेस में उसने इतने लोगों को मार दिया एक साथ। तो फिर एसपी साहब ने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, सारे जितने मुकदमे हैं वो उठा के एक SHO को दे दिया जाएगा, ये जांच करे, क्योंकि अलग अलग जांचों में शायद कुछ हो नहीं रहा है। तो वो एक सदर थाने के सब इंस्पेक्टर थे, भंवर सिंह, उनको कहा कि तुम जांच करोगे। उसने जो है जांच वाँच करके 4 दिन में बताया कि साहब मैंने बिल्कुल सब सॉल्व कर लिया है, मैंने देखा है कि ये सारी घटनाएं रेलवे ट्रैक के आसपास हो रही हैं, जहाँ भी घटना हो रही है उससे रेलवे ट्रैक 100-200 मीटर दूर है, और वहाँ पर एक डेरा, कुबड़ी महिला है, वो डेरा लगा के, जो बंजारे होते हैं वो डेरा रहता है। तो मैंने सब सॉल्व कर लिया साहब, ये उसी डेरे का काम है, और सारा मैंने होमवर्क कर लिया। तो उनका वेरी गुड, शाबाश, पूरी क्राइम मीटिंग में खूब तारीफ करी।
और उनका कहाँ है कि साहब आधा डेरा तो इस समय भटिंडा की तरफ गया हुआ है और आधा डेरा यूपी गया हुआ है। तो उनका वेरी गुड, आधी टीम तुम भटिंडा रेड करोगे, मैं खुद यूपी चलूँगा। तो ये यूपी की तरफ चूंकि अलवर में रहे हुए थे पहले, भरतपुर में रहे हुए थे, तो इन्होंने कुछ अपने अफसरों को वहाँ लाइनअप किया कि हमें यूपी में रेड करनी है। ये उधर गए और आधी टीम को भटिंडा रवाना किया। तो ये कुबड़ी, और इतना हुआ कि इन्होंने अक्टूबर में, ये सितंबर की घटनाएं थी, 2 अक्टूबर को इन्होंने 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया उस गैंग के, जिसमें 4-5 महिलाएं थी, 4-5 पुरुष थे। और इतना वाहवाही हो गई कि देखिए हमने सॉल्व कर लिया है, कि जो उस समय के गृह सचिव थे उन्होंने जाके बाकायदा गंगानगर में, जयपुर से गंगानगर गए, सरकार ने उनको भेजा, वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उनका हमने सारी किलिंग सॉल्व कर ली है, कोई हथौड़ा मार वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, शुरू में जब ये मार्च में घटनाएं हुई तो अखबारों में लिखा जाता था कि अज्ञात हथौड़ा मार, ये हथौड़ा मारे कोई करता है। बाद में पता लगा कि हथौड़ा तो था ही नहीं कोई, किसी को उसने मूसल से मारा, किसी को कस्सी से मारा, किसी को लकड़ी के पाए से मारा, किसी को कोई लकड़ी मिली, उसके पास कोई हथियार नहीं होता था। तो उन्होंने सॉल्व कर दिया, गृह सचिव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सब हो गई शांति की भाई ठीक, बहुत बढ़िया, और बाकी गैंग के लोगों को हम जल्दी पकड़ेंगे। ये 2 अक्टूबर की बात है। 15 अक्टूबर को उन्होंने इस महिला को अरेस्ट कर लिया, जो सो कॉल्ड कुबड़ी, उसके कुबड़ निकला हुआ था पीछे, जो सो कॉल्ड उस गैंग की मुखिया थी, उसको पकड़ लिया। उसके वो तलाशी वलाशी लिए, तो वो जो घाघरा पहना था उसमें नीचे उसने सिल के 275 रुपये रखे हुए थे। कहा अरे बहुत बड़ी रिकवरी कर दी हमने, और पूरा गैंग सॉल्व कर दिया। मतलब वाहवाही होने लग गई। लेकिन वो तो कलाकार था, वो तो पकड़ा नहीं गया था। तो उसने अक्टूबर में फिर हमला किया, और अक्टूबर में उसने 2 बार 2 घटनाओं में, इसने सितंबर में जो घटनाएं मैंने आपको जो बताई थी गुरुद्वारे वाली, उसमें एक बहुत ही निर्मम हत्या थी, जिसमें 6 लोगों को मारा था इसने। एक घर में घुसा, वहाँ पति पत्नी थे, उनको मारा, उनको मार के पड़ोस के घर में घुसा, वहाँ 4 लोग थे, पति पत्नी, उनका बेटा और उनका नौकर, चारों को मारा। तो पहली घटना थी ऐसी जिसमें इसने 1 से अधिक लोग को मारा था। 6 लोगों को मार दिया वहाँ पे, और उसके पहले गुरुद्वारे में 2 को मारा था। तो सितंबर में इसने 8 लोगों को मारा था। इधर कुबड़ी गैंग का हुआ और सॉल्व हो गया। अब देखिए, सितंबर की घटना थी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 महीने तक कोई घटना नहीं हुई, शांत। तो पूरा मतलब राठौर साहब तो हीरो बन गए थे। हीरो बन गए कि देखिए इनको अलवर से पोस्ट किया वहाँ पर, और जाते ही इन्होंने सारा सॉल्व कर दिया, पूरा कुबड़ी गैंग पकड़ लिया, हत्याएं बंद हो गई। तो जाहिर सी बात है कि नहीं है। फिर ये किलर रीसर्फेस करता मई में, और मई में ये वापस से 2 घटनाएं करता है, जिसमें से एक घटना में 3 लोगों को मारता है। मारा तो 4 को था, लेकिन एक बच्चा बाद में बच गया था। और एक घटना में ये 4 लोगों को मारता है मई में। यानी मतलब लगातार फिर एक बंच में 7-8 मर्डर। बिल्कुल। तो जब मई की घटनाएं हुई तब इनको लगा कि यार, वो सरकार को भी लगा कि राठौर साहब, ये जो गंगानगर पुलिस का जो ये सब चल रहा है तमाशा, ये चलेगा नहीं और ये कुछ मामला गंभीर है। फिर वापस से असेंबली में हंगामा हुआ कि साहब आप तो कह रहे थे कि हमने कुबड़ी डेरा गैंग पकड़ लिया है, और ये औरत को पकड़ लिया है, फलाने गैंग को पकड़ लिया, और ये क्या है, और मोडस ऑपरेंडी सेम है, इसका मतलब कि किलर आपने पकड़ा ही नहीं था। तो फिर जब हंगामा हुआ, तो जो इन्होंने मार्च में प्रॉमिस किया था असेंबली में कि हम सीआईडी की टीम भेजेंगे, तब इनको लगा कि अब तो ज़िला पुलिस के बस का नहीं है। तो एक इंस्पेक्टर साहब को सीआईडी के जयपुर से रवाना किया गया कि आप जाइए, आप जांच कीजिए। और इस बीच में एक बड़ी मज़ेदार बात है सर, कि जो 6 लोगों को मारा था इसने, एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, और जो दूसरा था 4 लोग थे, वो मनीराम मेघवाल नाम था उसका। मनीराम मेघवाल वाले केस में जब जांच करने वहाँ का जो लोकल एसएचओ था वो गया, तो वहाँ उस समय खोजी होते थे। आज भी रेगिस्तान में कुछ लोग होते हैं जो खोजी होते हैं, जो आपके रेत पे फुटप्रिंट्स देख के बता देते थे कि राकेश गोस्वामी का पैर है, ये अरविंद ओझा का पैर है। तो वहाँ पर एक खोजी था। जब ये घटनाएं सुबह गए तो 6 लाशें, 2 इधर 4 इधर, तो बड़ा रौला मचा हुआ था। तो खोजी आया, उसने कान में कहा एसएचओ साहब के कि साहब ये तो शंकरिया की खोज लग रही मुझे। उसने कौन है शंकरिया? उसने आपको नहीं पता शंकरिया? आपके थाने का हिस्ट्री शीटर है वो।
तो ये जो सब इंस्पेक्टर साहब थे, जो इंचार्ज थे वहाँ के, उन्होंने अपने टीम से कहा कौन है शंकरिया? तो उनका साहब अपने थाने का हिस्ट्री शीटर है, रजी रामदा मुंडा है, यहाँ रहता था और अब रहता नहीं है। तो इन्होंने जाके सारी हिस्ट्री शीट वगैरह निकाली, देखा तो खोज मिला है तो मिल गया। तो इन्होंने जाके, अच्छा चूंकि 6 मर्डर्स हुए थे तो उस वक्त राजस्थान में, मुझे नहीं पता दूसरे स्टेट्स में था कि नहीं, राजस्थान में था कि जब बहुत मर्डर्स होते थे तो उसको एक स्पेशल रिपोर्ट केस कहा जाता था, इसकी रिपोर्टिंग बहुत तेजी से होगी। इस केस में इनको हर 10 दिन में 15 दिन में रिपोर्ट अपने एसपी को, साथ में अपने डीआईजी को भी देनी पड़ती थी। डीआईजी इसलिए क्योंकि उसमें पूरे स्टेट का मुखिया आईजी होता था, आज के जैसे नहीं डीजी एडीजी वगैरह नहीं थे, तो डीआईजी बीकानेर को रिपोर्ट देनी होती थी। तो जगमाल राम बिस्सू ने अपनी रिपोर्ट लिखी और उन्होंने लिखा कि मुझे लगता है कि सारी घटनाएं करने वाला व्यक्ति जो है वो शंकरिया है, जो हमारे थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसका ये हुलिया है, जिसके ये निशान है, इसका अपीयरेंस है, जो भी हिस्ट्री शीट में दर्ज था, और मुझे इसको गिरफ्तार करने की अनुमति दी जाए। नहीं, लेकिन जब ये लिखा इसने कि ये शंकरिया का फुटप्रिंट है, उसके बाद भी ये कुबड़ी वाला केस सॉर्ट आउट किया ना? जी, यानी उसको दरकिनार करके, उसको दरकिनार किया। दरकिनार ही नहीं किया, उसको राठौर साहब ने बुला के बहुत माँ बहन करी कि तू बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा जांच कर रहा है। जब भंवर ने बता दिया कुबड़ी गैंग है, तो तेरी इतनी मजाल कि तूने डीआईजी साहब को रिपोर्ट लिख दी, और वैसा कर, उस रिपोर्ट को चेंज कर। तो जगमाल राम बिस्सू ने कहा को नहीं करा साहब, मैं तो नहीं करूँगा। यंग अफसर था, 19 साल का, 6 साल की नौकरी हुई थी, अभी वो जिंदा है। मैंने उसका इंटरव्यू किया इस किताब के लिए, तो मैंने पूछा आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा आप खुद तो प्रेसिडेंट मेडल लेने की तैयारी कर रहा था और मुझसे कह रहा गलत जांच करो, मैंने नहीं किया। तो पैरेलली उसने ये आप देखिए कि मई की घटनाओं से पहले की बात है, ये सितंबर में जो घटनाएं उसके बाद इसने बता दिया है। और चूंकि साहब बहादुर पुराने ज़माने के अफसर थे, तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हुए थे आईपीएस बनने से पहले। उन्होंने कहा बकवास, उसको बुला के खूब गाली गलौज करी गई, इसको बदल, रिपोर्ट बदल, नहीं तो तेरा समझ ले क्या होगा। रिपोर्ट नहीं बदली तो जो होता है, आप एसपी साहब को नाराज़ करके सब इंस्पेक्टर का क्या होगा, 4 दिन में उसका ट्रांसफ़र हो गया, नॉन फील्ड चूरू पोस्ट हो गया वो। लेकिन उस व्यक्ति ने शंकरिया को आइडेंटिफाई कर लिया था। तो देखिए 2 घटनाएं, एक तो सबसे पहली जब बाबा पूरननाथ पे हमला हुआ, उसमें शंकरिया आइडेंटिफाई हुआ है, नामजद हुआ है। ये सितंबर की मनीराम मेघवाल के घर की घटना, 6 लोगों को जहां मारा है, वहां शंकरिया आइडेंटिफाई हुआ है। सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, उसका पूरा फुटप्रिंट्स, उसके अपीयरेंस, उसके निशान, उसके दाहिने हाथ पे अंदर की तरफ ओम गुदा हुआ था, पीछे की तरफ मोर एक बना हुआ था, वो सब उसने बना दिया जगमाल राम बिस्सू ने कि साहब ये है और मुझे आप अनुमति दीजिए तो मैं इसको ढूंढता हूँ, जहां भी होगा पकड़ के लाऊंगा। कहा नहीं अब हम कुबड़ी डेरा, सारी फोर्स उधर लगी हुई है। और जब ये मई में दोबारा घटनाएं हुई तो फिर समझ में नहीं आया क्या करें। फिर सीआईडी टीम गई होगी, फिर सीआईडी टीम आई। सीआईडी टीम को कहा गया कि भाई आप जो है रिवर्स सीक्वेंसिंग करिए, रिवर्स सीक्वेंसिंग कीजिए, सारे मुकदमे, सारी फाइल्स पढ़िए। तो एक ओम प्रकाश पुरी नाम के इंस्पेक्टर थे जो जयपुर से गए थे, पुरी साहब ने सारे मुकदमे इकट्ठे किए, फाइलें पढ़ी, उन्होंने एक हाथ से एक पूरा चार्ट बनाया, हाथ से ज़माना था, चार्ट बनाया कि मुकदमों की लिस्ट, मरने वालों के बारे में, हुलिया, किस दिन घटना हुई है, किस समय हुई है। मतलब वो कोशिश कर रहे थे कोई ट्रेंड तो नहीं, ऐसा तो नहीं पर्टिकुलर डे कोई मार रहा है या किसी पर्टिकुलर समय मार रहा है या किस डायरेक्शन में मार रहा है। तो वो सारा उन्होंने होमवर्क किया और लास्ट में एक कॉलम बनाया कि मोटिव फॉर मर्डर, कि मर्डर फॉर गेन है, मर्डर फॉर एनिमिटी है, कोई सेक्सुअल असॉल्ट है या चोरी है, वो सब जो पूरा उन्होंने एक बड़ा सा वो शीट मेरे पास है, क्योंकि ओपी पुरी साहब भी अभी जीवित हैं और उनसे भी मैं मिला हूँ। तो उस शीट को उन्होंने 2 दिन उस पर वर्क किया और तीसरे दिन जाके एसपी साहब के सामने पेश हुए। उनका साहब मैंने सब वर्कआउट कर लिया है, शंकरिया नाम का आदमी है और इस मामले मुकदमे में उसका नामजद था, इसको आप पकड़िए, यही इस सब के पीछे है। तो पहले जगमाल राम बिस्सू ने बताया, उसको दरकिनार कर दिया। लेकिन जब मई में फिर से घटनाएं हो गई तो इस बार एसपी साहब की हिम्मत नहीं थी कि उसको भी दरकिनार करें, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ऐसा करो भंवर को भी ले लेना साथ में, 2-3 अफसरों को जो उनके चहेते थे, इनको लेके और आप इसको जांच करो। तो ये मई में जब घटनाएं हो गई, मई में इसने बता दिया, तो मई से थोड़ी तेजी आई और
मई से इन्होंने शुरू किया कि हमें शंकरिया नाम के व्यक्ति को पकड़ना ओ, तो अब शंकरिया की तलाश शुरू हो शुरू गई। हो गई। कैसे पकड़ा गया शंकरिया? शंकरिया ऐसे पकड़ा गया कि इन्होंने कहा, सीआईडी इंस्पेक्टर ने कहा कि साहब जो मैंने इसके जानकारों का, रिलेटिव्स का चार्ट बनाया है, तो उसमें पता लगा है कि ये एक समय में 2 साल की सज़ा इसने जोधपुर सेंट्रल जेल में काटी है। तो जोधपुर सेंट्रल जेल हम लिखते हैं चिट्ठी, कुछ वहाँ से पता लगे। दूसरा हम कोशिश करते हैं कि इसके साथ के जो लोग थे वो कहीं मिले। तो पता लगा नथिया नाम का एक आदमी, जो कि बाबा पूरननाथ ने भी नाम लिया था कि नथिया नाम का एक आदमी है जो गंगानगर जेल में जमा हुआ है। तो एक टीम ने जाके नथिया से बातचीत की, तो नथिया ने भी कहा कि नहीं, वो जोधपुर जेल में एक बुधराम जाट है, वो ज़रूर इसके बारे में जानता होगा क्योंकि ये दोनों टच में होंगे। तो इन्होंने जोधपुर सेंट्रल जेल में लिख ही दिया था पहले, तो वहाँ से खबर आई कि साहब बुधराम जाट के नाम पे एक रतनलाल नाम के व्यक्ति की चिट्ठियाँ लगातार आती हैं, ये भी लिखता है वो भी लिखता है, और ये उसका एड्रेस है, भटिंडा का एक एड्रेस दिया गया। तो इनको लगा कि जाहिर सी बात है कि ये नाम बदल के रह रहा होगा। तो इस तरह से इन्होंने ज़ीरो इन ऑन किया भटिंडा पे। भटिंडा पे गए। अच्छा, गए कैसे, इसकी अरेस्ट की कहानी बड़ी मज़ेदार है। तो एसपी साहब ने सबसे पहला काम ये किया कि ओपी पुरी को किनारे कर दिया। ओके। जिसने ये पूरी जांच करी कि तुम तो किनारे हो जाओ, कहीं ऐसा नहीं हो तुमको क्रेडिट मिल जाए, और अपनी पूरी फौज बनाई और एक बारात के रूप में कि ये दूल्हा बन गए, और इनके जो 4 इंस्पेक्टर्स थे वो इनकी एम्बेसडर कार में बैठ गए, और करीब 8-10 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एक पुलिस की जीप में, वो जो मेटाडोर होती है उसमें, और ये लोग वहाँ चले। मेटाडोर थोड़ी दूर खड़ी रहेगी, ये जाएंगे और पूछताछ करेंगे, जब इशारा करेंगे तो पुलिस आएगी। तो ये उस एड्रेस पे पहुँचे जिस एड्रेस से चिट्ठियाँ जाती थी। वहाँ पूछा रतनलाल, तो उनका रतनलाल तो यहाँ नहीं रहता कोई, उनका ये एड्रेस है इस पे। तो कहा कि अच्छा, पूछा ये है किसकी, प्रॉपर्टी किसकी है? तो कहा कि साहब फलाने मिठाई वाला है, उसकी प्रॉपर्टी है। उसके वहाँ गए तो उससे पूछा रतनलाल कहाँ है? कौन रतनलाल? तो थोड़ा पुलिस ने सख्ती दिखाई। इतने में उसकी बेटी थी वहाँ पे। उसने कहा, पापा वो रतनिया के बारे में तो पूछ रहे हैं, अभी तो आया था खाना खाने। तो ये हुआ रतनिया कहाँ है? तो कहा कि साहब, फिर उसने बताया कि हाँ साहब वो रिक्शा चलाता है, मेरे घर में रहता है, और इस समय दोपहर का समय है, तो खाना खा के कहीं सो रहा होगा। तो नॉर्मली पहले ज़माने में ढाबे वाबे बस स्टैंड्स पे ही होते थे। बस स्टैंड पे गए, बस स्टैंड के ढाबों में पूछा कि भाई कोई रिक्शा चलाने वाला आदमी है, ऐसा हुलिया है उसका? तो उनका हाँ साहब अभी खा के गया है, और सामने पार्क है, वहाँ आप देख लो, शायद वहाँ सो रहा होगा। तो एसपी साहब और साथ में 2 इंस्पेक्टर्स पार्क में गए। पार्क में देखा तो एक आदमी भरी दोपहर में कंबल ओढ़ के सो रहा था, पूरा ओढ़ा हुआ था। तो उन्होंने ऐसे पैर मारा उसका, ए कौन है? तो उसने मुंह खोला, क्या नाम है? उसने कहा रतनलाल। उठा लिया और लेके चुपचाप गाड़ी में बैठाया और लेके वापस गंगानगर आ गए। तो ये लाव लश्कर के साथ गए थे। इनको ये था कि पता नहीं कितना बड़ा आतंकवादी है, कितना खूंखार होगा, 70 लोगों को मार चुका है, पता नहीं पुलिस पे अटैक कर देगा। और वो एक निरीह सा 5 फीट 3.5 इंच हाइट, 35 किलो वज़न, और कंबल ओढ़ रिक्शा चलाता था। उसको ले आए। उसके बाद इससे पूछताछ हुई तो इसने कन्फेशंस किए। फिर इससे पूछा तूने कितने लोगों को मारा? उसने साहब ऐसे नहीं पता मुझे कितने लोग मारा, जगह पे ले चलोगे, बस पूछोगे तो मैं बता दूंगा, हाँ यहाँ मैंने मारा था। अच्छा। तो उसको अलग अलग स्पॉट्स पे ले जाया गया। मज़े की बात देखिए कि साहब इसने पंजाब में भी घटनाएं की थी। पंजाब में एक स्पॉट पे ले गए पुलिस वाले इसको लेके, तो पता लगा जिस मर्डर को शंकरिया कह रहा था मैंने किया है, उस मर्डर में सज़ा किसी 3 दूसरे लोगों को हो गई थी, वो जेल में थे। उनके घर वालों ने इसके पैर पकड़े कि भैया तू तो भगवान बन के आ गया हमारे लिए, मतलब किया तूने है, सज़ा किसी को मिली हुई, तो अब जब केस खुलेगा तो बरी हो जाएंगे। तो ऐसे इसको कई जगह ले गए और इस तरह से अरेस्ट हुआ था। अरेस्ट का बहुत ही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इसको लेके आए गंगानगर तो पूरा गंगानगर उमड़ गया था। थाने में लोग जा रहे थे देखने की, देखें तो ऐसा खूंखार कौन है जानवर कि जो इतने लोगों को मारता है, इतने बेरहमी से मारता है, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिला, किसी को नहीं छोड़ता है। तो 2-3 दिन बड़ा तमाशा रहा वहाँ पे थाने में, लॉकअप में इसको रखा हुआ था। कितनी हत्या कबूली इसने? और हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कहाँ जी? तो मैं आपको बताऊं कि चूंकि 70 हत्याएं थी और पुलिस का जिन 2 केसेस में इसको सज़ा हुई, वो एक तो वो जो गुरुद्वारे वाला था जहां इसने 2 लोगों को मारा था, 3 लोगों पे अटैक किया था, 1 सर्वाइव कर गया था, 2, और तीसरा केस था जो इसने
एक गुरुद्वारे में मारा था और 3 स्वरण सिंह, दीपो और उसकी बेटी गुड्डी को मारा था। इन 2 केसेस की इन्वेस्टिगेशन पहले शुरू हुई क्योंकि इनमें इनको काफ़ी एविडेंस मिल गए थे। बाकी केसेस में एविडेंस नहीं थे, तो पुलिस ने कहा कि पहले इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसकी चार्जशीट फाइल कर देते हैं, सज़ा होगी तब तक दूसरे केसेस करेंगे। तो पूरा फोकस इस पे था। आईओ जो उसका अपॉइंट हुआ वो भी एक सीआईडी का ऑफिसर जयपुर से भेजे गए, श्रीवास्तव जी। उन्होंने उसको इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इन 2 केसेस में चालान पेश किया। तो बाकी केसेस की इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं क्योंकि ये था कि पहले एक केस में चालान हो जाए ताकि बाकी घटनाएं ना हो, कम से कम इसको बुक कर दिया जाए, फिर इसको बाकी जगह करेंगे। तो लेकिन जब इसको उन 2 केसेस में सज़ा हो गई 27 जून 1975 को, तब चूंकि दोनों केसेस में फांसी की सज़ा हुई, तो श्रीवास्तव जी को लगा कि अभी फांसी की सज़ा तो आप जानते हैं कि लोअर कोर्ट से होने के बाद उसको कंफर्म करती है हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट से कंफर्म ऐसा नहीं हो डिसमिस कर दे, हाई कोर्ट का एलआई कर दो इसको। तब उन्होंने एक जयपुर सेंट्रल जेल को चिट्ठी लिखी थी और उसमें उन्होंने 9 केस पंजाब के, 4 केस हरियाणा के और 15 केस राजस्थान के, ये चिट्ठी लिखी थी कि ये इन केसेस में वांटेड है, तो कृपया करके अगर हाई कोर्ट से इसको कंफर्म नहीं भी होता है तो आप इसको रिहा मत करना। तो वहाँ से हमें पता लगता है कि इसके पंजाब के मुकदमे और हरियाणा के, उसके पहले नहीं पता था कि इसने पंजाब में हरियाणा में भी कांड किए थे। तो वो मुकदमे, लेकिन उन मुकदमों को जब हमने पता किया पुराने, तो उससे जो संख्या निकली तो हुआ कि भाई, क्योंकि उस वक्त के अखबारों में कई अखबार ऐसे थे, नेशनल अखबार भी, जिन्होंने लिखा 100 लोगों को मारा, किसी ने लिखा 80 लोगों को मारा। लेकिन मैंने जो रिसर्च करी और हर मुकदमे के मरने वालों की संख्या जोड़ा तो वो 70 पहुंचती थी। तो इसलिए मैं, चूँकि मेरी कोशिश ये थी कि हम रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करके चीज़ों को लिखें, तो 70 हत्याएं इसके नाम पे दर्ज हैं। क्या कबूला इसने, शंकरिया ने क्या कबूला था, क्यों मारा, कबूलनामा कुछ हो? जी, इसके 2 कन्फेशंस रिकॉर्ड पे हैं उन दोनों केसेस में। दो ही केस में सज़ा हुई, उसमें फांसी हो गई, मर गया, तो बाकी केसेस में जांच हुई नहीं। तो पहला जो इसने तखत हज़ारा गुरुद्वारे में 3 लोगों को मारा था, तो इसने बोला कि मैंने भटिंडा से ट्रेन ली और मैं लगभग 7 बजे के आसपास मैं तखत हज़ारा गांव के पास पहुंच गया। वहां से स्टेशन से उतर के मैं रेलवे ट्रैक के पास पैदल गया। रेलवे ट्रैक पे क्यों गया? क्योंकि अगर सड़क पे चलेगा तो पैर के निशान बन जाएंगे, ट्रैक पे गिट्टियाँ होंगी तो उस पर फुटप्रिंट नहीं आएगा। तो ट्रैक पे गया और वहाँ पे एक नाला था, मैं वहाँ नाले में छिप गया। रात का मैंने वेट किया, जब आधी रात हो गई तब मैंने अपने चप्पल वहाँ उतारे और अपने कपड़े वहाँ उतारे और फिर मैं सामने गुरुद्वारे के पास गया। मैंने दीवार फांदने की कोशिश करी लेकिन मैं दीवार चढ़ नहीं पाया। फिर मैंने पीछे से जाके एक मुझे छोटी दीवार मिली, वहाँ से चढ़ के गया तो सामने मुझे 3 चारपाई पे 3 लोग लेटे मिले। वहीं पास में एक कस्सी पड़ी थी, मैंने वो कस्सी उठाई और एक एक करके तीनों को मार दिया। फिर मैंने जाके गुरुद्वारे में तलाशी लेनी शुरू करी। तो एक कमरे मुझे 700 रुपये मिले, दूसरे में 400 मिले, 300 नोट थे, तो 1100 रुपये लेके बेसिकली ये जो मर्डर्स करता था इसका मोटिव था चोरी। चोरी जो शुरुआत में इसने चोरी शुरू की थी वो चोरी ही आगे कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन इसको जेल में जो आपने भी कहा कि जो सोहबत बुरी होती है, एक तो सुभाष जब भी ये चोर पकड़ के जाता तो कहता अरे फिर आ गया तू, तो क्या करूं साहब मैं पकड़ा जाता हूं। तो कहा ऐसे कैसे चोरी करता पकड़ा जाता है। तो उसने उसको 3 गुर दिए कि बेटा चोरी करनी है तो ऐसे करना। उसने कहा पहली बात कि जहां भी चोरी करना देखना कि वहां कोई आसपास विटनेस ना हो। दूसरी बात, कभी भी ज्वेलरी वगैरह मत चुराना, सिर्फ पैसे चुराना। ज्वेलरी चुराएगा, बाजार में बेचने जाएगा, पकड़ा जाएगा। और तीसरी बात जो शायद बाद में सुभाष ने भी ये बात बताई, जब पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया तो सुभाष इसके साथ था क्योंकि वही आइडेंटिफाई कर पाता था। कोई इसको पहचानने वाला नहीं था, तो सुभाष उसके साथ। तो सुभाष ने कहा साहब मुझसे ही शायद कोई गलती हो गई। तीसरी सलाह उसने दी थी कि पहले उस व्यक्ति को बेहोश कर दो। तो उसने मारा बेहोश करने के लिए और वो जोर से पड़ गया, मर गया। तो एक बार हो सकता है, मतलब बेनिफिट ऑफ द डाउट मैं दे रहा हूँ कि हो सकता है पहली बार उसकी मंशा मारने की नहीं रही हो, लेकिन बाद में फिर उसने मारना शुरू कर दिया। तो और दूसरा जो जोधपुर जेल में जो बुधराम जाट नाम का व्यक्ति था, वो एक मर्डर में सज़ा काट रहा था और ये देखता था कि उसके बड़े ठाठ हैं। तो कहता था भाई जी तोड़े तो बड़ा ठाठ है। तो बुधराम ने कहा तू भी मर्डर करके आ, तेरे भी ठाठ हो जाएंगे।
तो उसने कहा अच्छा, उसने कहा हाँ, मर्डर वालों को बड़ी रिस्पेक्ट होती है जेल में, कोई बोलता नहीं है। तो ये दो चीज़ें ऐसा लगता है, हालांकि उसने नहीं बताया, लेकिन ऐसा लगता है कि ये दो बातें जो थी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गई। और फिर जब ये जोधपुर जेल से सितंबर 72 में रिलीज़ हुआ, और आप देखिए कि इसने सितंबर 72 में रिलीज़ होता है और फरवरी 73 से घटनाएं शुरू कर देता है। पहले बाबा पूरननाथ, फिर मार्च में 5 घटनाएं, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि इसका मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है कि ये इन घटनाओं कुछ से, चीजें तो हम साइकोलॉजिकल उसके एनालिसिस से ऐसा लगता है कि उन दो घटनाओं ने उसको एक किलर की तरफ, कैसे छोटा सा एक चोर, हालांकि पर्पस उसका लास्ट तक चोरी ही रहा। अच्छा देखिए, एक मामले में जो गुरुद्वारे में गया, एक व्यक्ति को मारा, फिर बगल में 3 लोगों को मारा, वहां गुरुद्वारे में इसको सिर्फ 2 रुपए मिले। 4 हत्याएं 2 रुपए में, 2 रुपए। पहले तखत हजारा में तो 1100 रुपए मिले थे। इस वाले मामले में इसको सिर्फ गुरुद्वारे में 2 रुपए मिले। स्वरण सिंह के घर में 1 पैसा भी नहीं मिला। ये अच्छा, ये हुआ। अब ये कनपटिया वाला क्या था? सारे मर्डर कनपट्टी में मारता? कनपट्टी में मारता था, क्योंकि इसको पता नहीं किसी ने बता दिया था कि अगर किसी को बेहोश करना हो तो यहाँ पे चोट करना। तो चूंकि बेहोश करना था इसको, तो यहाँ पे मारा। अब मारे किससे? तो जो भी औजार मिलता था, जो आसपास मिलता था। एक मनीराम मेघवाल को उसके घर में एक वो पड़ा हुआ था, जो खुरपी नहीं, खेत में जो हल का एक हिस्सा पड़ा हुआ था, उससे मार दिया मनीराम मेघवाल, उसकी वाइफ, बेटा और उसको। उसके पहले जो घर में एक कपल को मारा था, उनके घर में एक पाया पड़ा हुआ था चारपाई का, उसको उठा के मार दिया। मारता सबको कनपट्टी पे था। मोडस ऑपरेंडाई ये था इसका कि ये किसी भी घर में घुसने से पहले अपने सारे कपड़े उतार देता था, चप्पल उतार देता था, घटना करता था, घटना करने के बाद वहीं नहाता था। जो तखत हजारा वाला गुरुद्वारा था, वहाँ गुरुद्वारे के अंदर पानी नहीं था, पास में जिस नाले में छिपा हुआ था उसी के पास एक तालाब था। ये जाके बाल्टी लेके तालाब से पानी भर के लाया, नहाया, बीड़ी पीता था, फिर कपड़े वहाँ से निकल के फिर कपड़े पहन के चला जाता था। क्या क्या आदमी था भाई साहब, ये क्या क्या आदमी। तो वाकई आपने तो लिखा इंडियाज मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर, ये तो वही था। मतलब जिस घर में जाता था मर्डर करने के बाद, मतलब मर्डर करने के पहले पूरे कपड़े उतार देता था, चप्पल, फिर मर्डर करने के बाद स्नान, मर्डर करने के बाद स्नान और बीड़ी पीना। बहुत सुबिस्ते से आराम से बैठ के, कोई हड़बड़ी में नहीं रहता था, बैठ के बीड़ी उड़ी पी के फिर जाता था। और चूंकि घटनाएं सारी रेलवे ट्रैक के आसपास करता था, तो कोई ट्रेन मिल जाए तो बैठ जाए, नहीं मिले तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक बस या कोई सवारी लेके पहुंच जाता था, और उसके बाद वो फट से दूसरे स्टेट में निकल जाता था, या तो हरियाणा चला जाता था या पंजाब चला जाता था। बहुत खतरनाक आदमी था भाई सब ये। इसीलिए अरविंद जी, मैंने इसको, क्योंकि आपने भी क्राइम बहुत सालों से कवर किया है और तमाम सीरियल किलर्स पे किताबें भी लिखी गई हैं, लेकिन इस किताब को लिखने का जो मेरा मोटिवेशन था कि कोई भी भारत में ऐसा सीरियल किलर नहीं हुआ है जिसने 18 महीने में 70 लोगों को मारा हो। प्लस एक मुझे एक किताब मिली थी, द सीरियल किलर फाइल्स। अमेरिका में एक पॉल सिम्पसन नाम के व्यक्ति हैं, वो इंसाइक्लोपीडिया बनाते हैं, पूरे विश्व में जहाँ भी सीरियल किलर्स होते हैं उनकी जानकारी इकट्ठा करके वो करते हैं। तो उन्होंने लिखा था कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक सीरियल किलर्स ऑफ इंडिया, शंकरिया कनपट्टी मार, डज नॉट फाइंड एनी मेंशन इन माई बुक बिकॉज देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट हिम। इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। जिस व्यक्ति को 1989 में 1979 में फांसी हो गई, उसके बारे में अभी मेरी किताब अभी आई है पिछले महीने, अभी तक लोगों को नहीं पता था। नहीं तो इसको फांसी फिर कब हुई? क्या इसकी जिंदगी रही फिर? कैसे फैमिली जीवन तो बहुत बुरा ही था, क्योंकि जब इसके खिलाफ हिस्ट्री शीट खुल गई तो घर वालों ने इसको डिसोन कर दिया। और न सिर्फ डिसोन किया, वो करणपुर में जहाँ रहते थे उस मोहल्ले से छोड़ के करीब 150 किलोमीटर दूर रावतसर नाम की एक जगह है, वहाँ शिफ्ट हो गए। जब ये जेल में था, जब फांसी कंफर्म हो गई, मतलब हाई कोर्ट ने भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, फिर मर्सी पिटीशन में गया, प्रेसिडेंट ने भी हुआ कि अब इसको फांसी होगी, तो जेल अथॉरिटीज़ ने आदमी भेजे इसके घर, और उनके दादा और भाई वगैरह सब बड़े हो गए थे, तो उनसे कहा कि भाई फला तारीख को इसकी फांसी है, तो आप मिलने आना चाहो तो आ जाओ। तो उनका नहीं, हमें कोई मिलना नहीं, हमारे लिए तो 20 साल पहले ही मर चुका है। तो ये जेल में लगभग 4 साल था, जयपुर जेल में। इससे एक व्यक्ति भी मिलने नहीं आया, किसी से बात नहीं करता था, कोई इससे बात नहीं करता था।
बहुत गुपचुप रहता था। फांसी के 4 दिन पहले इसने कहा कि मुझे राठौर साहब से मिलना है। अच्छा, एसपी राठौर से? जी। हाँ। तो राठौर साहब उस समय जयपुर ही पोस्टेड थे इत्तेफाक से, तो उनको बताया गया तो आए मिलने। 11 इसको 15 मई को फांसी हुई थी, 11 मई की बात है। तो एसपीएस राठौर साहब आए तो उन्होंने कहा कि साहब मैंने माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई। तो उनका मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला, और तूने जो किया है वो है कि नहीं। मैंने बंदियानू कौड़ियों के भाव मारा। उसने कहा मैंने लोगों को कौड़ियों के भाव मारा है और मुझे बहुत पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फांसी पर जब वो जा रहा था तो उसके आखिरी वर्ड्स थे कि कोई दूसरा शंकर ना बने। तो उसका जीवन जैसा भी था, पूरे जीवन कोई रहा नहीं उसके साथ। 18 वर्ष की उम्र में जब चोरी की, उस समय से इसको डिसोन कर दिया। तो परिवार के नाम पे उसके साथ कोई नहीं था, हमेशा जेल में ही रहा, इधर उधर घूमा, रिक्शा चलाया, मतलब एक खाना बदोश का जीवन इसने जिया। और पूरे 4 साल के जेल में रहने के दरमियान सिर्फ एक व्यक्ति इससे मिला था। तो राठौर साहब ने इसको कहा कि तू ऐसा कर कि रामायण पढ़ेगा तो थोड़ा। तो उसने कहा साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, आपको तो पता ही है। अनपढ़ था ये। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं जेलर साहब से कहूँगा कि कोई दूसरे कैदी से तुमको गीता या रामायण सुनाएंगे, थोड़ी मन को शांति मिलेगी। तो ये 4 दिन पहले की बात है। फिर उसके बाद 15 मई को इसको सुबह 5 बजे जयपुर सेंट्रल जेल में फांसी हो गई। उस करीब 4:45 पे इसको, उसके पहले 3 बजे उठा दिया गया, नहलाया धुलाया गया, नया कुर्ता पैजामा दिया गया। पूछा क्या चाहिए तो उसने कहा एक सिगरेट पीनी है, तो एक सिगरेट दी गई उसको। पहले बीड़ी से सिगरेट? पहले बीड़ी, हाँ, थोड़ा अपग्रेड हो गया। सिगरेट दी गई, फिर उसको दही और पेड़ा दिया गया। खाया उसने, थोड़ा सा खाया, आधा कटोरी दही छोड़ दिया, आधा खाया। और फिर उसको एक जैसे फांसी में रिवाज होता है कि पढ़ के सुनाया जाता है कि भाई आपकी अपील जो है वो प्रेसिडेंट के यहाँ से खारिज हुई इस तारीख को। तो उसने कहा हाँ मैंने सब पता है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसको जब उसकी कोठरी से निकाला तो उसकी कोठरी में ऐसे 3 कोठरियाँ और थीं जिस सेल में था वो, कंडेम्ड सेल, जहाँ पे जब तय हो जाता है कि इसको फांसी लगनी तो उसके लिए कंडेम्ड सेल है। तो कंडेम्ड सेल से निकाला तो 2 कोठरियों में और लोग थे। तो उनसे कहा सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय शंकर की, और ध्यान रखना, परेशान मत होना। और करके बाहर आए तो बाहर आके उसने एक सिपाही से कहा कि यार नाड़ा इतना तेज, इतना टाइट बांध दिया है तुमने, अगर खोलना पड़ गया तो ये खुलेगा नहीं तुमसे, थोड़ा ढीला बांधो। और करके फिर उसको कहा कि जब फांसी घर के पास पहुंचा तो कहा वो क्या है, तो कहा ये फांसी घर। तो अच्छा ये है, ये है कि। तो वहाँ गया और फिर डॉक्टर थे वहाँ पे, एक एडीएम साहब थे, एक मजिस्ट्रेट होता है, एक डॉक्टर होता है, जेल सुपरिटेंडेंट उस दिन छुट्टी पे थे। तो डीआईजी जेल एम ए अंसारी थे, वो थे वहाँ पे। और फांसी हो गई। चूंकि कोई घर से आया नहीं था, घर वालों ने उसकी बॉडी लेने से भी मना कर दिया था, तो एक लावारिश व्यक्ति के नाते उसको जब भी किसी को फांसी होती जेल में तो उसकी लाश को मेन गेट से नहीं निकाला जाता, ऐसा एक परंपरा है ब्रिटिश समय से। तो माना जाता है कि गेट के ऊपर झंडा होता है, झंडे के नीचे से लाश नहीं जाएगी। तो अक्सर ये होता है कि जब भी कोई किसी को फांसी होती है तो उसको एक साइड में गेट होता है, वहाँ से उसको निकाल के जयपुर में घाट गेट, शमशान घाट है, वहाँ उसका दाह संस्कार हो गया। कोई घर से आया नहीं था, कोई था ही नहीं आगे पीछे, तो उसको नगर निगम ने ही लावारिश लाश की तरह उसका दाह संस्कार कर दिया। बताइए, ये इंडियाज़ मोस्ट डेंजरस सीरियल किलर है जो आपसे सुन रहा हूँ। इसकी कहानी अभी तक न सुनी न सुनाई गई। कितना खतरनाक, 18 महीने के अंदर 70 मर्डर। जी। शादी वादी नहीं किया था ना? नहीं, शादी वादी कुछ नहीं। बीच में कुछ उस समय के अखबारों में मैंने देखा कि कुछ अखबारों में ऐसा भी लिखा गया कि कुछ महिलाओं को ये मारता था तो सेक्सुअल असॉल्ट करता था। 1-2 जगह जो महिलाओं के शरीर वो बॉडी मिली तो वो निर्वस्त्र थे, लेकिन वो पुलिस ने उसको खारिज कर दिया। उसने कहा नहीं, कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं। हद से हद, मतलब एक स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन है, उसका भी कोई एविडेंस नहीं। उनका हो सकता है कि चूँकि इसको कभी महिला की कोई संगत नहीं मिली तो शायद इसको महिला का शरीर देखना चाहता होगा, बाकी कोई सेक्सुअल असॉल्ट का कोई केस नहीं मिला। ये बताया था कि क्यों ऐसा करता था, कि मर्डर के पहले कपड़े उतार देता था, चप्पल क्यों करता था ऐसा? हाँ, वो इसने ये कहा कि मैं इसलिए करता था कि भाई जैसे मान लो जाग हो गई और कोई जग गया, पकड़ने दौड़ेगा,
तो अगर मैं वैसे रहूँगा तो मुझे पकड़ नहीं पाएंगे, सट से निकल जाऊँगा, कपड़े पकड़ लेगा या चप्पल हो जाएगी कुछ, तो इसलिए वो रहेगा कि कोई पकड़ ना पाए। क्या खोपड़ी थी यार, क्या खोपड़ी थी। और बीड़ी क्यों पीता था, बैठता क्यों था, तो उसके पास कोई वो नहीं था। लेकिन जो पुलिस ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे उनका शायद हो सकता है मारने के बाद उसको कोई गिल्ट लगता हो कि भाई मैं तो चोरी करने आया था, जो भी था, लेकिन नहाता ज़रूर था। क्राइम सीन छोड़ने से पहले नहा के, और जैसे मैंने बताया तखत हज़ारा गुरुद्वारे में तो पानी भी नहीं था, तो बाहर एक जोहड़ से लेके आया पानी, तो वहाँ नहाया। मोटिव इसके ज़्यादातर केसेस में चोरी था, लेकिन 2 केसेस ऐसे थे जिसमें चोरी के लिए नहीं मारा इसने। कौन से? उसमें मारा इसने बदले के लिए। एक मनीराम मेघवाल, जहाँ जो मैंने आपको बताया ना 6 लोगों को मारा हाँ था, हाँ वो हाँ 6 लोगों को मारा था, तो 2 लोगों को तो इसने चोरी के पर्पज से मारा था। बगल में मनीराम मेघवाल का जो घर था, मनीराम मेघवाल, उसकी पत्नी, उसका बेटा और वो नौकर, उनको बदले के लिए मारा था। क्यों, कैसा बदला? क्योंकि एक चोरी के केस में मनीराम मेघवाल ने गवाही दी थी जिससे इसको सजा हुई थी। और जो इसका आखिरी केस था मई का, वो हरनेक सिंह नाम का एक फार्मर था, उसके घर में इसने 4 लोगों को मारा था, वहाँ भी इसने बदले के लिए मारा था। हरनेक सिंह के एक रिश्तेदार के खेत पे कभी काम किया करता था, वहाँ से इसने कुछ चोरी कर ली थी, तो पुलिस में केस किया था और उन्होंने गवाही दी थी, इसको सज़ा हो गई थी, तो इसको था कि ये गवाही नहीं देता तो मुझे सज़ा नहीं होती। तो ये 2 केसेस जहाँ इसने मल्टीपल लोगों को मारा, पूरे परिवार को मारा इनफैक्ट, वो दोनों बदले के थे। बाकी इसने कभी ऐसा नहीं कि कोई परिवार को टारगेट करे। गुरुद्वारे में मारा, साधु को मारा, ये 2 ही ऐसे केस थे जहाँ पे पूरा परिवार इसने नेस्तनाबूद कर दिया, पति पत्नी सबको मार दिया। और जो पहला अटैक था पूरबनाथ, उसने क्यों नाम लिया था शंकरिया से? उसके क्यों जान पहचान थी? वो खुलासा हुआ? वो एक्चुअली दरअसल वो जो उसने पूर्णिया नाम लिया था ना, वो खुद चोर था। बाबा पूरणनाथ जो था वो चोर था, साथ में जेल रहा हुआ था, और जब शंकरिया उससे मिलने ये हुआ, जब शंकरिया उससे मिलने आया था तो इसलिए आया था कि भाई तू इतने दिन से बाबा बन के कुछ नोट कमा रहा, 2-4-5 रुपए तो मुझे भी दे। ये सब बात उनकी हुई जब कूनूस हो गया, तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं है, तो उसने मार के और उसके जेब से 240 रुपए चुरा लिए। अच्छा, तो यानी पहला जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस था वो अपने साथी का इसने किया, अपने साथी का किया। और वो चोर था जो बाबा बन गया था वो पैसे मांगने, लेकिन उसने पैसे दिए नहीं। उसने कहा तू तो, तेरे तो बड़े चर्चे देख रहा हूँ, बड़ा जलवा है यहाँ पे, प्याऊ पिलाता है और खाना भी खाता है, सब कुछ करता है, तो कुछ तो होगी आमदनी, 10-20 रुपए तो दे। तो जो भी उनकी बात आपस में हुई होगी, मतलब मैं खाली इमेजिन कर रहा हूँ, क्योंकि ना पूरणनाथ जिंदा है ना शंकरिया जिंदा है। जब मैंने रिसर्च की तो रिकॉर्ड से जो हम कोरिलेट करते हैं, तो उसने मना किया होगा, तो उसने रात में उसको सोचा कि पहला एक्सपेरिमेंट बेहोश करके चोरी करने का यहीं से शुरू करते हैं। तो दोनों को बेहोश, अब वो तो बच्चा था, उसको बेहोश करने के लिए चिमटा मारा होगा, तो उसको खून निकलने लग गया, तो इसको लगा हो गया आप तो एक एविडेंस है बाबा पूरणनाथ, तो इसको भी मारो। तो यानी कुल मिला के मतलब बिना हथियार के इस व्यक्ति ने 18 महीने में 70 कत्ल कर डाले। जी, कोई हथियार नहीं, मोडस ऑपरेंडाई मैंने आपको बता ही दिया, सिर्फ अपने कोई कपड़ा नहीं, कोई चप्पल नहीं, कुछ भी नहीं। और एक मज़े की बात यह है कि शंकरिया को फांसी होने के बाद मई 1989 में इसको फांसी हुई, इसके बाद भी कई जगह लोगों ने कनपटी मार के किस्से सुने। होता क्या है कि जैसे कोई भी बहुत कुख्यात अपराधी होता है, उसकी मोडस ऑपरेंडाई लोग कॉपी कर लेते हैं। जैसे श्री प्रकाश शुक्ला का आपने 2-3 पॉडकास्ट किया, तो श्री प्रकाश शुक्ला के इनकाउंटर होने के बाद भी पता लगता था उसमें श्री प्रकाश के नाम से ढेर सारे जो है वो गाड़ी। जी, तो कई लोगों ने जो है ये करने की कोशिश की, और कहीं इसको हथौड़ा मार कहा। एक मैं अपनी रिसर्च के दौरान मैंने देखा कि कहीं कुछ वेबसाइट पे, इंटरनेट पे कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल है कि नहीं, तो वहाँ मैंने देखा कि एक जगह लिखा हुआ है कि साहब शंकरिया कनपटी मार नाम का कोई व्यक्ति जयपुर में था, जो कंबल ओढ़ के गलियों में बैठा रहता था अंधेरे में, और कोई भी उधर से गुजरता था तो उसको कंबल उड़ा के मार देता था। तो इस तरह के तमाम किस्से जब कोई बड़ा अपराधी होता है तो अलग अलग होते हैं। अब मेरा इस मामले में जो ये किताब, इसमें एक आखिरी सवाल है, कोई लाल कुर्ती वाला बाबा था, ये क्या कनेक्ट था? ये दरअसल एक लाल कुर्ती सेक्ट था, और पंजाब के फिरोजपुर ज़िले में
गंगानगर से, करणपुर से मुश्किल से 20 किलोमीटर दूर एक गांव था, जहां पर एक बाबा थे, सरदार थे। उन्होंने एक सेक्ट बनाया हुआ था, और जब ये बीच में 6 महीने का गैप हुआ, तो उस समय गंगानगर में, बठिंडा में, जो उस आसपास के इलाके हैं, बठिंडा, फिरोजपुर, गंगानगर, सिरसा, वहाँ के अखबारों में एक बड़ी चर्चा हो रही थी कि लाल कुर्ती सेक्ट के जो साधु हैं वो बहुत वायलेंस कर रहे हैं। उन्होंने एक थाना फूंक दिया था, थाने पर अटैक कर दिया था। तो उसमें जब फिरोजपुर के एसपी ने, फिरोजपुर की पुलिस ने जब जांच की, तो पाया कि उस सेक्ट में तमाम ऐसे साधु थे जो पहले अपराधी रहे थे और वो भेष बदल के साधु बने हुए थे। तो इस बीच में जब ये, मतलब इसका कनेक्शन डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रश्न उठाया है कि जब आपके नेबरहुड में इस तरह की चीज़ हो रही है, एक साधु आपके तमाम घटनाओं में साधु मारे जा रहे हैं, तो ये गंगानगर पुलिस को क्यों नहीं दिमाग में आया कि कहीं ये कोई इनका इतिहास तो नहीं है? अगर इतिहास देखते तो बाबा पूरननाथ का इतिहास पता लग जाता, हो सकता है वहाँ चीज़ें सॉल्व हो जाती। या जो बाकी साधु मारे गए, कहीं ऐसा तो नहीं वो लाल कुर्ती सेक्ट के थे या उससे इन्वॉल्व थे? वहाँ भी तमाम ऐसे थे। वहाँ बहुत गिरफ्तारियाँ हुई पंजाब में, फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो वो एक कनेक्शन था, और ये सब तब हो रहा था जब शंकरिया शांत था 6 महीने, जब गंगानगर में कोई घटना नहीं हो रही थी। उस वक्त मतलब बिल्कुल पड़ोस में, मतलब 20-30 किलोमीटर दूर जो गांव है जहाँ पे उस सेक्ट का हेडक्वार्टर है, वहाँ तमाम गतिविधियाँ हो रही हैं, हथियार पकड़े जा रहे हैं, अरेस्ट हो रहे हैं, और सारे साधु हैं। तो और उसमें जो अरेस्ट हुए उसमें तमाम लोग गंगानगर के थे। तो ये था कि उस एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। मतलब मैंने अपनी किताब के अंत में ये बताने की कोशिश की है कि किन किन जगहों पे पुलिस ने चूक करी, इन किन किन जगहों पे अगर थोड़ी और सजग होती या थोड़ा इन्वेस्टिगेशन को ढंग से किया होता। पहले केस में पूरननाथ के केस में ही अगर झुंझलाती नहीं, या अगर मान लीजिए, कई बार क्या होता है कि कई केसेस में जो विक्टिम, जो कंप्लेनेंट होता है, वो भी गुमराह करता है जी, तो पुलिस को उसको भी शक की निगाह से देखना बिल्कुल होता है। कई केसेस में जो फर्जी लूट की कॉल कर देते हैं लोग, तो वो केस तो शॉर्ट होता ही है ना। तो बिल्कुल आपकी बात से मैं इत्तेफाक जब करता हूं। आपको एक बच्चे ने बता दिया कि शंकरिया नाम का व्यक्ति है, आप उससे पूछते, थोड़ी और पूछताछ करते, भाई कौन है शंकरिया, या उसको बाबा का थोड़ा पीछे देखने की कोशिश करते कि इसका बैकग्राउंड क्या है। पता लग जाता 2 साल पहले बाबा बना है, उसके पहले गंगानगर की जेल में चोरी की सजा काट रहा था। तो चीजें आगे बढ़ सकती थी। मतलब आप 60-70 लोगों की जान बचा सकते थे। आप अच्छा, एक व्यक्ति को 60-70 लोगों में बहुत मोस्टली साधु भी रहे हैं। बहुत साधु थे। मैंने बताया ना कि ये 2 घटनाएं हैं जिसमें उसने ज़्यादा लोगों को मारा, जो रिवेंज के लिए थी। उसके अलावा वो सिर्फ आइसोलेटेड लोगों को मारता था। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि उस समय में कूलर, एसी, पंखे होते नहीं थे। गर्मियों में लोग बाहर सोते थे, तो लोगों ने बाहर सोना बंद कर दिया। इतना दहशत थी कि बाहर सोएंगे, ऐसा नहीं रात में आए और निपटा जाए। बाहर सोते नहीं थे। कुछ कुछ मोहल्लों में 9 युवक मंडल बन गए जो लाठी लेके पहरेदारी करते थे। ये तय हुआ कि आधा गांव दिन में सोएगा, आधा गांव रात में सोएगा। ये तो मुँह नोचवा टाइप हो गया। मुँह नोचवा था एक समय में। कच्चा बनियान गैंग का जब आतंक था, जब कई घटनाएं हो जाती हैं तो लोग अपना कुछ ना कुछ करते हैं। तो इतना ज़्यादा आतंक था गंगानगर में उस वक्त के जो लोग हैं। मतलब आप सोचिए कि मैं जब ये तखत हजारा के गुरुद्वारे में गया था इस रिसर्च के दौरान, तो मुझे 2-3 बुजुर्ग मिले। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको घटना याद है? तो कहा घटना तो हमें याद नहीं है क्योंकि हम बहुत छोटे थे, लेकिन उसका खौफ बहुत सालों तक था। गुरुद्वारे में हम लोग को सोने में डर लगता था। और वो कहते कहते रोने लग गए। आप सोचिए कि मैं 2020 में रिसर्च कर रहा हूँ, 1979 में उस व्यक्ति को फांसी हो गई। आज तक उसका ऐसा, मतलब उसके बारे में बात करके लोग कांपने लग गए, सिहरने। और सालों तक मेरे ख्याल से कनपटिया का खौफ, सालों तक डर भय रहा होगा। सालों तक। मैं तो लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ में मुझे याद है कि हम लोग जब छोटे थे, 7वीं पढ़ते थे, वहाँ सुनाई पड़ता था, अरे आलमबाग में कोई कनपटी मारा है। वो हम लोग जब बचपन सुनते थे, कहते थे कोई एक व्यक्ति है जो इतनी बड़ी सरिया को अपनी उंगली में लगाता है, ऐसे मारता है। तो कई वर्जन्स इस कहानी के आए। कोई किसी ने कहा हथौड़ा मार है, किसी ने कहा कनपटी मार है, किसी ने कहा सरिया मार है, लेकिन असली कनपटी मार जो था वो ये व्यक्ति था। और इसकी पूरी कहानी मैंने बताने की कोशिश की। तो ये देखिए, ये जो किताब है इंडियाज़ मोस्ट
डेंजरस सीरियल किलर। और जो भी आपसे सुना उसके बाद तो मैं खुद ही रोंगटे खड़े हो गए कि ये विचित्र सीरियल किलर था। तो राकेश जी, आप हमारे शो में आए और आपने मतलब ऐसे सीरियल किलर की कहानी किताब लिखी भी, रिसर्च की और आज हमारे दर्शकों को भी बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये ऐसा सीरियल किलर जो हर वारदात के पहले अपने कपड़े उतारता था, मर्डर करता था, मर्डर के बाद नहाता था और उसके बाद बीड़ी पीता था। बेहद खौफनाक। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अपना फीडबैक और कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया।